आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव में कांग्रेस की वापसी, बीजेपी की एंट्री और लेफ्ट को झटका। उत्तर प्रदेश में पंकज होंगे बीजेपी के नए चौधरी, केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में आज होगी ताजपोशी। घने स्मोक की चादर में लिपटी दिल्ली एनसीआर, विजिबिलिटी बेहद कम। यूक्रेन के हमले में 2 रूसी नागरिकों की मौत, रूस ने किया हवाई हमला। सीरिया में आईएस के हमले में 3 अमेरिकियों की मौत। सूडान ड्रोन हमले में बांग्लादेश के 6 यूएन पीसकीपर की मौत। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी, 2 लोगों की मौत और 8 गंभीर रूप से घायल। अचानक चांदी 9,000 रुपए हुई सस्ती, पहले निकली 2 लाख के पार, फिर हुई धरा। क्या छावा, क्या पुष्पा 2 धुरंधर के आगे अब सब फेल। और कमबैक के बाद से वरुण चक्रवर्ती का जवाब नहीं, धर्मशाला में चहल और अर्शदीप को पछाड़ने का मौका। केरल में शनिवार को आए स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों ने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल साफ कर दिया है। सत्तारूढ़ सीपीआई के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को राज्य भर में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में जोरदार वापसी की है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने भी अपनी पकड़ मजबूत करते हुए केरल की राजनीति को सिर्फ लेफ्ट बनाम कांग्रेस की लड़ाई तक सीमित न रहने देने के संकेत दिए। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों को हमेशा विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जाता है। इस बार के नतीजे लेफ्ट के लिए इस स्तर पर अनुकूल नहीं माने जा रहे हैं। राज्य के कई जिलों में यहां तक कि लेफ्ट के परंपरागत गढ़ों में भी उसे नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस गठबंधन सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है, जबकि बीजेपी ने खास तौर पर शहरी इलाकों में अपनी मौजूदगी को और मजबूत किया है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि केरल की राजनीति अब पूरी तरह ध्रुवीय नहीं रह सकती। उत्तर प्रदेश भाजपा को आज दोपहर तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी का निर्विरोध यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुना जाना तय है और सिर्फ इसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की समय सीमा शनिवार दोपहर 3 बजे समाप्त हो गई। इस पद के लिए पंकज चौधरी के अलावा किसी अन्य नेता ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। इस तरह वह यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल एकलौते उम्मीदवार हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज दोपहर 2 बजे लखनऊ पार्टी दफ्तर में यूपी भाजपा अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी के नाम की औपचारिक घोषणा करेंगे। इससे पहले कल नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहे और वह चौधरी के प्रस्तावक बने। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उनके प्रस्तावों में शामिल थे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, शौर्य प्रताप शाही और बेबी रानी मौर्य ने भी उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के पद के पंकज चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में एक बार फिर वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। रविवार को कोहरे और स्मोक की मोटी परत छाई हुई है। धुंध के कारण विजिबिलिटी में भी कमी आई है, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। लोग हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे गाड़ी चलाते दिखे। साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी में कमी आई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब दर्ज किया गया, जो हवा की खतरनाक श्रेणी में आता है। रविवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI गंभीर श्रेणी से 462 दर्ज किया गया। यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडिशा के बिजली घर पर रूस ने शनिवार को फिर हवाई हमला किया। भीषण ठंड में शहर के बड़े हिस्से की बिजली गुल हो गई और करीब 10 लाख लोग इससे प्रभावित हुए, जबकि रूस के सारातोव इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमले में 2 लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं। यूक्रेन का ड्रोन हमला आवासीय भवन पर हुआ था। यहीं पर हुए अन्य ड्रोन हमले से विद्युत व्यवस्था बाधित हुई है और कई इलाकों में अंधेरा छा गया। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि शुक्रवार शनिवार की रात रूस ने
450 से ज्यादा ड्रोन और 30 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया। इस हमले के परिणाम स्वरूप यूक्रेन के 7 क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था भंग हो गई। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित ओडिशा और उसके आसपास के इलाके हैं। बिजली न होने से कई क्षेत्रों की जलापूर्ति में भी बाधा आ रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि सीरिया में इस्लामिक स्टेट के एक बंदूकधारी के हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और एक अमेरिकी नागरिक इंटरप्रेटर की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 3 अन्य अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। इस दौरान हमलावर को मार गिराया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह अमेरिका और सीरिया के खिलाफ आईएसआईएस का हमला था। उन्होंने कहा कि इसका बहुत कड़ा जवाब दिया जाएगा। सीरिया की सरकार ने भी इस हमले की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि मारे गए लोगों की पहचान 24 घंटे तक सार्वजनिक नहीं की जाएगी। ऐसा उनके परिजनों को सूचना देने के बाद ही किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा कि शनिवार को सूडान के दक्षिणी कोर्डोफान इलाके में ड्रोन हमले में बांग्लादेश के 6 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की मौत हो गई है। बांग्लादेश ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल अबई ने बताया कि दक्षिणी कोर्डोफान राज्य की राजधानी काडू गली में उनके शिविर पर ड्रोन हमला हुआ। इस हमले में 6 सैनिकों की मौत हुई और 6 अन्य घायल हो गए। इसमें से 4 की हालत गंभीर बताई गई है। UNISFA के मुताबिक सभी पीड़ित बांग्लादेश से हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इस हमले को भयानक बताया। उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है। गुटेरस ने कहा कि दक्षिणी कोर्डोफान में शांति सैनिकों पर इस तरह के हमले किसी भी सूरत में जायज नहीं है। इसके लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के एक बयान में कहा गया है कि वह इस हमले से बेहद दुखी है। उन्होंने बताया कि इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई है और 8 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका के रोड आइलैंड राज्य में ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हालांकि प्रोविडेंस शहर के मेयर ब्रेड इजरायली ने चेतावनी दी है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस के मुताबिक हमलावर अब भी फरार है। बताया गया है कि अभियुक्त काले कपड़ों में था और पैदल ही मौके से भाग गया। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था, लेकिन जांच के बाद उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं पाया गया। उसे अब छोड़ दिया गया है। ब्राउन यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के इलाकों में लोगों को घरों के अंदर रहने की चेतावनी अब लागू की गई है। इस घटना में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इस गोलीबारी की जानकारी दी गई है। यह घटना शनिवार को स्थानीय समय के अनुसार शाम 4:05 पर हुई। चांदी की कीमतों ने बीते कुछ दिनों में हैरान किया है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन तो खुलने के बाद ये कीमती धातु तूफानी तेजी से भागी और पहली बार MCX पर 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार चली गई। लेकिन इस हाई को छूने के बाद अचानक सिल्वर प्राइस क्रैश हो गए और इस झटके में ये अपने हाई से सीधे 9,000 रुपए सस्ती हो गई। दूसरी ओर घरेलू मार्केट में इसकी चमक बरकरार है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी की कीमत बीते शुक्रवार को गिरावट के साथ 1,97,705 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुई थी, लेकिन खुलने के बाद से ही इसका प्राइस चढ़ने लगा और कारोबार के दौरान चांदी 2 लाख रुपए के पार चली गई। इसके तेज रफ्तार के साथ ही पहली बार 2,01,615 रुपए प्रति किलो का आंकड़ा छू लिया। इस नए लाइफ टाइम हाई लेवल पर पहुंचने के बाद अचानक चांदी की कीमत टूटी और यह ऐसी फिसली की झटके में 11,538 रुपए की गिरावट के साथ 1,90,077 रुपए पर रुक गई। हालांकि मार्केट क्लोज होते होते चांदी के वायदा भाव में कुछ रिकवरी देखने को मिली, फिर भी ये हाई लेवल से 9,000 रुपए प्रति किलोग्राम कम पर बिकी। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर तूफान बन गई है। फिल्म रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। दूसरे शनिवार को तो फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इसी के साथ फिल्म ने अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पुष्पा 2 ने दूसरे शनिवार को 46 करोड़ की कमाई की थी। वहीं विकी कौशल की छावा ने दूसरे दिन 44 करोड़ की कमाई की थी। शैकनेल की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने दूसरे शनिवार को धमाल मचा दिया। फिल्म ने 9वें दिन 53 करोड़ की कमाई की है। हालांकि अभी 9वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े ऑफिशियली सामने नहीं आए हैं। पर अगर फिल्म 53 करोड़ की कमाई करती है तो फिल्म का टोटल कलेक्शन 292.75 करोड़ हो जाएगा।
इसी के साथ फिल्म ने रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया और पद्मावत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिम्बा ने 240 करोड़ का कलेक्शन किया था और पद्मावत ने 302.15 करोड़ का। भारत और साउथ अफ्रीका की टीम टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले के लिए तैयार है। पहले मैच में भारत को जीत मिली तो दूसरे को साउथ अफ्रीका। 5 मैचों की तीसरे सीरीज का मुकाबला धर्मशाला का हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय टीम की मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के पास टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 50 विकेट पूरे करने का मौका होगा। 34 साल के वरुण चक्रवर्ती ने 2021 में अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था। शुरुआती 6 मैचों में उन्हें सिर्फ 2 विकेट मिले। 2021 में टीम से ड्रॉप होने के बाद वरुण की टीम इंडिया में वापसी पिछले 7 गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद हुई। अपने करियर में अब तक उन्होंने 31 मैच खेले और 49 विकेट ली। उनका औसत 15.38 और इकोनॉमी 6.89 की है। उन्होंने 2 बार 5 विकेट लेने का कारनामा भी किया है, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 17 रन देकर 5 विकेट है।